नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहली बार एयर मार्शल जीएस बेदी जी, नहीं पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार हम कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। दिस द सेकंड टाइम। जीएस बेदी सर इज वन ऑफ द वेरी डेकोरेटेड, डिस्टिंग्विश्ड, very well known, especially for his services during the Kargil war. Strategic leadership roles के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। 3 स्टार एयर मार्शल रहे हैं, विच इज लाइक अ बिग डील। और कारगिल में जो अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग कारगिल की बातें कर रहे थे कि हाउ हिज हाउ ही परफॉर्म ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, व्हाट वर द इंटेंस एरियाज एंड ऑल। और सर को लाने के पीछे आज जो मकसद है, ये जो पहला ईरान ऑफ वॉर ऑब्वियसली, दूसरा अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इस पूरे सिनेरियो के बीच में सऊदी और पाकिस्तान की भी एक नई जंग सी शुरू हो चुकी है। उधर ईरान बलूचिस्तान वाले एरिया में भी एक नई प्रॉब्लम चल रही है। तो एक हम 360 डिग्री होलिस्टिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Namaskar, Katriji. Thank you very much for having me here. It's a pleasure to be here on your show. Thank you. सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि ईरान वॉर को लेकर ये एक रशिया यूक्रेन जैसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है, बट रोज एस्केलेट हो रहा है, डी एस्केलेट नहीं हो रहा है। कल शाम में जो ट्रम्प का बयान आया, स्पेशली सऊदी को लेके कि सऊदी प्रिंस किस्ड माय एस, नाउ दैट्स अ वेरी अनप्रोफेशनल, बहुत ही गंदी तरीके से बात करने का स्टाइल है। एंड देन द रकस हैज क्रिएटेड अराउंड ग्राउंड इन्वेजन। जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। को शुरू से करें तो 28 फरवरी 6:35 जीएमटी, जो कि जनरली टाइम है कि फर्स्ट यूएस स्ट्राइक हुआ, करेक्ट, ईरान पे मल्टीपल टारगेट्स पे। और ईरान का रिस्पांस कब आया? विद इन 3 आवर्स, 9:35 जीएमटी, इट हैड ऑलरेडी स्ट्रक यूएस बेसेस इन 5-6 कंट्रीज। तो क्या है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान बिल्कुल चुपचाप बैठा हो, मॉर्निंग आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अच्छा यूएसए ने स्ट्राइक किया, अब उठे, अब प्लानिंग की और अब इतने सारे ठिकानों पे जाके आपने हमला बोल दिया। तो इसका मतलब कुछ तो प्री प्लानिंग रही होगी कि अगर यूएसए ये करता है, जिसकी इंडिकेशन जून में आ चुकी थी, जून 25 का अगर हम देखें स्ट्राइक्स जो हुए यूएस इसराइल के, तो उन्होंने सोच के तो रखा होगा कि भाई अगर ये ऐसे करते हैं स्ट्राइक तो हम फिर इसका ये रिटेलिएशन होगा, विच वाज पुट इनटू प्रैक्टिस विद इन नो टाइम। और उनकी जो कल्चर है वो उस पे भी शायद मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि मार्टरडम किस्म का कल्चर है। देखिए उनके, अगर खमैनी की बात करें तो ओवर ग्राउंड अपने ऑफिस में बैठे हुए, नॉट के किसी बंकर में छुपे हुए पाए गए। तो उनको था कि एक जो शहादत है उसका अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी सोच है। तो उसके चक्कर में वो जो रेजिलियंस है उनकी बहुत स्ट्रांग है। फिर मोज़ाइक वारफेयर की बात करें तो 30-31 रीजन्स हैं जिन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना वॉर। आईआरजीसी, चाहे हम बोले लीडरशिप गई, नई लीडरशिप आ गई, बट देयर इज सम काइंड ऑफ कंट्रोल हैपनिंग, चाहे ईरान के अंदर से हो रहा है या ईरान के बाहर से हो रहा है। दैट इज फॉर एनीवन टू सी। एक फॉक्स न्यूज ने इंटरव्यू की थी 13 डेज आफ्टर द वॉर, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, कि भाई ये वॉर कब खत्म होगी, कि आपके हिसाब से कब खत्म होगी। तो उन्होंने बोला कि जब मैं चाहूं खत्म कर सकता हूं। व्हेन आई, एग्जैक्ट थी उनकी स्टेटमेंट कि व्हेन आई फील लाइक इट एंड व्हेन आई फील इन माय बोन्स। 3 पॉइंट्स जो एग्रीमेंट दिया है, जो अभी पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे शायद पाकिस्तान की। अब वो कोई हालांकि ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है 15 पॉइंट एग्रीमेंट आई थिंक, पर जो लीक्स हुई हैं, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, एक किस्म का सरेंडर डॉक्यूमेंट लग रहा है वो, नॉट के निगोशिएशन बेसिस पे है कि भाई ये कोई निगोशिएटिंग वाला नहीं है। वो एक कॉम्प्लेक्शन दे रहा है कि भाई ईरान सरेंडर कैसे करेगा, जो कि उनको अपने लिए चाहिए, अपनी ईगो के लिए चाहिए। और ये जो ईरान ने भी बोला है 5 पॉइंट एग्रीमेंट, हमारा वो भी ऑब्वियसली किसी को मंजूर नहीं होगा। तो एक किस्म का स्टेलमेट है। और जहाँ के यूएस की पावर प्रोजेक्शन है, अगर वो देखें, टॉमहॉक मिसाइल है, एक बड़ी केपेबल मिसाइल है। अब रिपोर्ट्स हैं कि यूएसए शायद इज रनिंग आउट ऑफ टॉमहॉक मिसाइल्स। ओके, इनके पास 4-4.5 मिसाइल्स थी, इन्होंने इतनी फायर कर दी हैं बिगिनिंग में भी। सर, हाउथीज की एंट्री हो गई है बब हाँ, अल मंडी पे, ये ज्यादा देखिए, क्रिटिकल हो गया।
ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए दो तरह से, एक तो ईरान बैक्ड है ये हौथीज़, कहते हैं कि असला ज़्यादा ईरान के थ्रू ही जा रहा है, और वो जो अल बाब बंदाब एक और स्ट्रेट है स्मॉल, जिस जहाँ से ना पहले ये अमेरिका के शिप टारगेट किया करते थे, जो उसमें से निकलते थे रेड सी में, राइट? तो अब क्या है कि अगर इधर हॉर्मुज़ भी ब्लॉक हो गया और अगर उधर रेड सी की भी ब्लॉकेज कुछ हो गया, ऐसा कुछ हौथीज़ करते हैं। देखिए हौथीज़ का क्या रहा है, अटैक ए शिप, रैंसम टेकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, मेकिंग मनी। और अगर ये हॉर्मुज़ का उनको कुछ आइडिया मिलता है कि भी अच्छा शिप्स को गुजरने के लिए ओके अटैक मत करो पर पैसे तो ले सकते हो, तो देन फुल जो सऊदी अरेबिया का ऑयल वाया रेड सी आ रहा है कंट्रीज में, दैट विल आल्सो गेट अफेक्टेड। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर एंगल टू लुक एट, आई मीन आपने एक और दुश्मन खड़ा हो जाए तो फिर वरी की बात तो है ही, ऑब्वियसली, राइट? हुँ, तो इधर स्ट्रेट हाँ ऑफ जी, हॉर्मुज़, इधर बाब अल मंडीब, दोनों ही बबल अगर वो हो मतलब जाते हैं, या दोनों ही अगर तो हो ये जाते हैं तो तो प्रॉब्लम है, राइट? किस तरीके की प्रॉब्लम है सर? नहीं, नहीं, प्रॉब्लम है कि आपकी शिपिंग पास नहीं होगी उसमें। आप देखिए ना कितना नैरो स्ट्रेट है। तो सऊदी अरेबिया एक तो हर्मुज़ से आता था, अगर आप सऊदी अरेबिया के मैप देखें जो आपने दिखाया अभी, तो एक साइड पे वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है और दूसरी तरफ ये है, रेड सी है, राइट? तो अगर ये भी ब्लॉक हो जाता है, तो फिर इकोनॉमिकली इट विल मेक ए लार्ज डेंट ऑन एवरी कंट्री व्हिच डिपेंड्स ऑन ऑयल कमिंग फ्रॉम और द एनर्जी इश्यूज़ कमिंग फ्रॉम साउथ। सर ग्राउंड इन्वेजन की बात चल रही है, आपको लगता है ये ग्राउंड इन्वेजन होगा या जस्ट ये ब्लफ है? ग्राउंड इन्वेशन देखिए कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वो खरग आइलैंड की बात कर रहे हैं, राइट? अब 4000 मैरीन्स वगैरह उधर से आ गए हैं और वो कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जैसे हम बात कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने पहले भी लिखा और ओपिनियन ज़ाहिर किया कि भई अगर आपको रिजिम चेंज चाहिए तो सिर्फ एयर स्ट्राइक से नहीं होगा, यू हैव टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। पर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करें तो देखिए बहुत जगह पे बूट्स ऑन ग्राउंड थे, अफ़गानिस्तान में भी थे, 20 साल तक थे। तो अल्टीमेटली क्या रियली अचीव हुआ वहाँ पे? हो सकता है बहुत कुछ अचीव हुआ। आई विल नॉट कंप्लीटली डिस्काउंट दैट बिकॉज़ ओवरऑल अल-कायदा अटैक्स इन वेस्टर्न रीजन हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। नहीं तो पता नहीं वो क्या होता। देखिए हुआ नहीं। जैसे अगर हम बोले इन हाइंडसाइट योर विजन इज़ ऑलवेज़ 20/20। अब जब इश्यू को ट्रिविलाइज़ करते हैं या ओवर सिम्प्लीफाई करते हैं तो जैसे मेम्स बनाते हैं लोग के, अरे अमेरिका टुक 20 इयर्स टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। इतना सिंपल नहीं है। इट्स नॉट कि जस्ट तालिबान से तालिबान हो गया और कुछ भी अचीव नहीं हुआ। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये कोई नहीं सोच रहा। नो, ये दिमाग में नहीं है कि अगर सपोज वो 20 साल का ऑपरेशन नहीं होता अफगानिस्तान में, तो वर्ल्ड में क्या हो गया होता। कि जैसे 9/11 हुआ ना, पहले हुआ उसकी, राइट? और जो जिसके बाद में ये ऑपरेशन पूरा स्टार्ट हुआ। पर ये जो यूएसए की पॉलिसी भी है, अब क्योंकि अफगानिस्तान की बात हमने की, तो ये पूरे 20 साल अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड, या शुरू में एटलीस्ट पहले 10 साल 2001 से लेकर अक्टूबर में एंट्री हो गई थी शायद इनकी। और इन्होंने क्यों किया, रैंसैक किया अफगानिस्तान को ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए कि कहाँ है ओसामा बिन लादेन, वी वी विल नॉट स्पेयर एनी नुक एंड कॉर्नर एटसेट्रा। पर जहां से वो एक्चुअली मिला वहां पे क्या किया आपने? वहाँ आई पे मीन क्या किया? और टुडे। दूसरी दूसरी से बात जो सुनने में आ रही है, और व्हिच कैन बी लॉजिकल आल्सो, बूट्स ऑन ग्राउंड करके ये एक तरफ डिसेप्शन गेम तो नहीं खेल रहे हैं कि अटैक कहीं और से करेंगे और किसी और फॉर्म में करेंगे, व्हाइल अटेंशन ये उधर लेकर जा रहे हैं? वॉर में तो कुछ भी हो सकता है। यू सी वॉर में क्या है, एक प्रशियन स्कॉलर हुए हैं बहुत पुराने, हेल्मथ करके, आई थिंक 1871 में उन्होंने लिखा था दैट नो प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट कांटेक्ट विद एनिमी। ओके, आप प्लान्स बनाओ, ये करो, बट जैसे ही कुछ शुरू होता है, फर्स्ट कांटेक्ट होता है एनिमी के साथ, तो प्लान्स सारी तितर-बितर हो जाती हैं, इम्प्लाइंग कि जैसे हम बैठ के सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये प्लान हो सकता है, वो प्लान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसे प्रिसाइज़ली प्रेडिक्ट कर सकते हो। मोस्टली इन चीज़ों में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, एनालिसिस टेक्स द डोमिनेंस। जब कोई चीज़ हो जाती है, उसको एनालाइज़ कर सकता है बंदा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये हुँ। डिसेप्शन प्लान है या एक्चुअल प्लान है, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन ओनली टाइम विल टेल। और उसके बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्लान हो सकता था इनका। जी। सर आऊँगी, सऊदी बड़ा आस के साथ सऊदी और पाकिस्तान ने बनाया था अपना
हम तो पक्के दोस्त हैं, भाई हैं, वैसे भी सऊदी ने बहुत सारा टेररिज्म फंड किया ही है। अचानक से ये क्या हो गया? सऊदी और पाकिस्तान के बीच में फॉल आउट हो रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया है। इज़ इट अ डाइवर्शनरी टैक्टिक? नहीं, वो पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान का अटैक तो 21 फरवरी का था शायद, दैट एयर स्ट्राइक की अगर आप बात कर रही हैं, तो ठीक है। सर अब अभी ये कल कुछ कल हुआ है, कल रात में हुआ है। अच्छा, ओके, तो एयर स्ट्राइक की बात करें आप। हाँ, हाँ। नो, 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 ये यू सी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इज़ अ डिफरेंट गेम ऑलटुगेदर। अब सऊदी का भी जब सऊदी और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ था ना कि वी विल स्टैंड बाय ईच अदर, वो नेटो का जो आर्टिकल 5 टाइप, कि अभी अगर अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल द नेटो कंट्रीज़, जो आर्टिकल 5 है आपका। तो तब भी ये जो डिप्लोमैटिक सर्कल है ना, दिल्ली में थिंक टैंक्स हैं, तो उनमें कभी बात होती थी, तो उनके जो सऊदी फ्रेंड्स हैं या पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते थे कि यार ये जो पैक्ट है ना, ये बोलते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान में पैक्ट हो गया है, और अटैक ऑन वन कंट्री विल बी, अदर पीपल विल हेल्प, इट्स मोस्टली फॉर सऊदीज, फॉर पाकिस्तानीज टू गो एंड हेल्प सऊदीज। आपको लगता है ऐसा कि पाकिस्तान पे कोई अटैक हो गया और सऊदीज लोग आके उधर हेल्प करना शुरू कर दें? तो जो अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, इसमें तो ख़ैर बहुत डीप इनकी जो हिस्ट्री है, गोज़ बैक, फार बैक, और अगर देखें वो टीटीपी में, आई मीन वो ये इसकी बात है कि पाकिस्तान के अपने बैकयार्ड में दे हैव प्रॉब्लम, दे हैव सीवियर टीटीपी प्रॉब्लम, दे हैव इश्यूज विद अफ़गानिस्तान, and the way they are tackling it, and then when it comes to other nations you say कि नहीं नहीं भी शांति से रहो, बात करो, समझौते से काम चलाओ, ये करो। ये ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स बन जाती है। और अगर टीटीपी की बात करें, तो वो जैसे 2007 में बनी, कितने अटैक्स किए उन्होंने पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंगली एक ना 2014 में पेशावर स्कूल में अटैक हुआ था, राइट? एक आर्मी पब्लिक स्कूल स्कूल में टीटीपी ने अटैक किया था। तो 2015 में मेरे को मौका मिला, मैं लंदन में था एज एयर एडवाइजर इन द इंडियन हाई कमीशन। तो इनको जो पाकिस्तान के चीफ थे, एयर चीफ सुहेल अमन, एयर चीफ मार्शल सुहेल अमन, वो विजिट कर रहे थे, और वहाँ पे एक थिंक टैंक है आईआईएसएस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी, बिल्कुल हाई कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वहाँ ऑफ कोर्स जाते थे लेक्चर सुनने, और क्योंकि पाकिस्तान के चीफ आ रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो डेफिनेटली बनता था जाना और सुनना। तो वो तब बात चली, लोगों ने टेररिज्म के बारे में बताया उनको, ये 2015 की बात है, राइट? कि भी पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को। तो उन्होंने बोला, और इसकी भी बात चली थी कि फाइटर एयरक्राफ्ट या एयर पावर का, क्योंकि वो एयर चीफ थे, उनको पूछना बनता था कि आप एयर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते टेररिस्ट के खिलाफ। तो उन्होंने, उनकी इंटरवेंशन थी तब कि हम तो खुद हम क्या टेररिस्ट को बढ़ावा देंगे, हम तो खुद टेररिज्म के सताए हुए हैं। और ये जो पेशावर का पब्लिक स्कूल का उन्होंने किस्सा बताया, काफ़ी दर्दनाक किस्सा था। उन्होंने बताया कि 132 चिल्ड्रन डाइड इन दैट अटैक, एंड उन्होंने बोला कि इतनी बेदर्दी से उनको मारा बच्चों को। अब पता नहीं आपके चैनल का, आई मीन यू कैन थिंक, बट व्हाट ही नरेटेड कि ये बेनेट्स होते हैं ना, गन के आगे एक बेनेट लगा होता है ना, दैट लोहे का, आपने देखा होगा, जो दैट्स लाइक नाइफ घुमाता है, नाइफ टाइप में जो होता है। नहीं, लाइक ए नाइफ, लाइक, नाइफ। तो आप करेक्ट। तो कहते हैं बंदूक से फायर करते हैं तो बेनेट गर्म हो जाता है ना, अब ऑब्वियसली फायर चल रहा है उसको, उसमें। तो कहते हैं इतनी जालिम तरीके से उन्होंने मारा, जो बच्चे ऐसे बेहोश थे ना, वो बेनेट उनकी गर्दन पे टच करते थे, देखने के लिए कि ये एक्चुअल में मर गया है या हरकत कर रहा है। और अगर कोई हरकत करता था तो उसको फिर मार देते थे। आई मीन दिस इज़ वेरी सैड, राइट? So this is narrated by Air Chief Marshal Suhail Aman himself, and I was in the audience. So it's a first-hand account, not really read or heard from somewhere, right? और तब उन्होंने बोला, आई मीन दिस इज व्हाट टीटीपीज, और उनके फिर पुलिस एकेडमी में अटैक, उनके मेहरान नेवल एकेडमी में अटैक, यूएस कॉन्सुलेट इन पेशावर में अटैक, कितने अटैक्स हुए हैं। और एयर पावर की जब बात आई है, तो तब उन्होंने बोला था कि देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो नहीं काम आते हैं टेररिस्ट हाइडआउट्स के खिलाफ, क्योंकि आपके अपने लोगों का कोलेटरल डैमेज होता है, ये है वो है। पर अगर अगर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की बात करूं, तो पीछे नहीं हटे, और एग्जैक्टली
कॉपी बुक जो हमारा ऑप्शन दूर का वो है ना मॉडल, वो कॉपी बुक ही फॉलो हुआ है। कहने का कि एक किस्म की स्टेटमेंट है कि भई अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटी करोगे तो नो प्लेस इज़ ऑफ लिमिट। चाहे वो आपके देश के अंदर है या चाहे आपके दुश्मन के देश के अंदर है। ओके? तो जी, अगर टेररिस्ट की कोई एक्टिविटी वहाँ से होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी और उसमें अगर टैक्टिकली इंडिया के बारे में मैं बताऊँ आपको या इंडियन एयर फोर्स को क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक किस्म से ये एयर स्ट्राइक जो उन्होंने किया, उसका मैं उसको ज़्यादा महत्वता देता हूँ इधर चुटपुट और बाकी स्ट्राइक्स की वजह से क्योंकि फ्रॉम एयर फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट मीन्स अ लॉट कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्लेम करते थे, अफगानिस्तान बीइंग फ्रेंडली नेशन कि अब अगर आप पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफी देखें ना नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऐसे करके वो चलता है, करेक्ट? उसकी जो ज्योग्राफी है तो बहुत छोटी सी डेप्थ से लेके मैक्सिमम डेप्थ अगर आप देखें कोई 1000-1100 किलोमीटर बट एवरेज डेप्थ जो है मिडल जहां एक्शन होता है 600-700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर इसके पास होगी। तो उसमें क्या है कि अगर आप चेज मोड में हो कोई बहुत हैवी एसेट है एयर में जो चेज हो रही है तो अगर वो भागती जा रही है तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वाज नॉट रियली लिमिट फॉर देम दे सेड वी हैव डेप्थ इन अफगानिस्तान आल्सो व्हिच आई थिंक दे हैव लॉस्ट नाउ by doing these air strikes. I mean, this is my personal analysis. कि अब क्या है कि Afghanistan will not tolerate any air asset coming from Pakistan border into Afghanistan. It will be considered a hostile act because your aeroplanes have committed or conducted a hostile act in Afghanistan territory. You know, so जी। this is the सिर्फ़ overall. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक्ड हुए हैं। ईरान वॉर और पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान वॉर कनेक्टेड है। सऊदी को सोल्जर्स ना भेजना पड़े इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग द विक्टिम गेम कि देखो हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रखा है, बलूचिस्तान, हाँ जी। अफ़गानिस्तान, टीटीपी। जी, हाँ, हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के देखो, अगर वो बोलते हैं सऊदी देखिए अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात होती है या इट्स इन ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन अगर पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एली ऑफ अमेरिका, राइट? तो अगर कुछ बात होती है और वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात होती है और पाकिस्तान को बोला जाता है कि भई आप भी सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करो, तो एक कैच 22 सिचुएशन है, बहुत धर्म संकट वाली बात जैसे हम बोलते हैं, वो है। और उसी को करने के लिए आई थिंक दे प्रोबेबली वुड बी सेटिंग ए ग्राउंड कि भई हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कहाँ है? हम तो खुद वी आर आवरसेल्व्स शॉर्ट ऑफ सोल्जर्स, वी आवरसेल्व्स हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो हम स्पेयर कहाँ से करेंगे? सो इट कुड बी ए वेल थॉट ऑफ पॉइंट। बट आई थिंक अभी तक जो यूएसए ने जो आई हैं मेरीन फोर्सेस एटसेट्रा एम्फीबियस ऑपरेशंस पे ज्यादा फोकस है करेक्ट जो 82nd डिवीजन जो उनकी बोल रहे हैं और जो भी अदर फोर्सेस हैं तो आई थिंक कोई आइलैंड टेरिटरी जैसे खरग है जहाँ जो मेन उनका स्टे है जहाँ से ऑयल वगैरह की हब है तो उसको टेक ओवर करने की कोशिश करें या और ऐसे ऑपरेशन करें वो आउटराइट इन्वेजन के भी आप जैसे 20,000 ट्रुप्स अफगानिस्तान में डाल दो आप सॉरी ईरान में डाल दो या नेटो को बोलो कि भी कंट्रीब्यूट करो वो थोड़ा सा फारफेच्ड लगता है एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से इतना स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप पूरा अगर एक रूसी की रिपोर्ट है रिसेंटली जिसने ना काफी डिटेल में उनका जो लेफ्ट ओवर आर्सेनल है वो एनालाइज किया है ओपन सोर्स में रिपोर्ट है तो वो तो काफ़ी आई मीन अगर उसको बिलीव करें तो इट्स वरीसम सिचुएशन इवन फॉर यूएसए के कितनी देर यहाँ पे ये कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी ये देखिए क्या है अगर आपको पता होता कि आपने ये लड़ाई 6 महीने लड़नी है फॉर एग्जाम्पल तो आपका जो आपकी जो यूज ऑफ वेपन्स है यो एक्सपेंडिंग ऑफ वेपन्स है ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता शायद पर इसमें क्या था कि आप खत्म करना चाहते थे शायद 3 दिन में जैसे मैंने वेनेजुएला टाइप ऑपरेशंस बोला और ये सोचा कि अगर बिल्कुल वेट ऑफ अटैक बहुत ज्यादा नहीं होगा तो शायद ये 3-4 दिन में या हफ्ते में खत्म नहीं होगी तो एक इफेक्ट पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जो वेपन्स थे इमीडिएटली एक्सपेंड किए और ये जो यूएस बेसेस इन्होंने सोचा होगा कि शायद सिक्योर्ड हैं इस कंट्री में क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं ऐसा नहीं मेरा ख्याल
किसी ने भी कोई भी एनालिस्ट को ये नहीं सोचा होगा मेरे हिसाब से कि ये जब अटैक हो जाएगा ईरान पे तो ईरान ये कर देगा कि नेबरिंग यूएस बेसिस यू नो ऑल दिस यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया ऐसे अटैक कर देगा इन बेसिस पे। इट केम एज अ सरप्राइज टू लॉट ऑफ people, right? So this is what the whole game is. You are absolutely right. It is possible है Pakistan's ploy कि भाई मैं कहाँ से boots on ground भेजूंगा वहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। देखिए यूएसए तो ये अगर हो जाता है यहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है या कोई नेगोशिएशंस हो जाती हैं तो इट्स बैक इन इट्स कंट्री, यू नो, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। तो नेक्स्ट डोर कौन है भाई? नेक्स्ट डोर तो आपको रहना है ना फिर। एंड हाउ विल यू go with that thing, you know, having contributed boots on ground in a country like Iran or elsewhere? फिर वो शिया सुन्नी वाली बात भी हो जाएगी ना। एक ये भी फैक्टर हाँ, निकल आएगा क्योंकि आसिम वो भी मुनीर ने फैक्ट बोला ना शिया शुड गो टू ईरान और सऊदी हाँ, यूजिंग पाकिस्तान टू अटैक ईरान, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। सिर्फ ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड। वेस्ट एशिया का। हाँ, जी। ये यू आर राइट। यू सी व्हाट हैपेंस, एक तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है ही, और दूसरा जो जियोपॉलिटिक्स के मास्टर्स हैं जो जो गेम चला रहे हैं इसमें, वो इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं वो अनदर इशू है। सो इट इज नॉट ए नेचुरल फ्लो आउट ऑफ, यू नो, शिया सुन्नी। इट इज हाउ शिया सुन्नी कार्ड इज प्लेड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, you know, that how this particular thing is used to advantage on which side, that is also important. So ऐसे नेचुरल फ्लो नहीं होता। जैसे ना कुछ लोग हैं कि भाई इट्स नॉट नेचुरल कि अच्छा इतने शियाज इतने सुन्नीज उन्होंने अपने आप ही कुछ कर लिया। दे आर, इट्स बीइंग मैनेज्ड, यू सी, एंड हाउ दिस इज मैनेज्ड इज अगेन अनदर गेम। जी। सर आपने एक बात कही थी कि इनका जो 15 पॉइंट प्लान आया है ट्रम्प का, यूएसए का, दैट इज़ हाँ मोर जी। लाइक अ सरेंडर, यूएसए का, दैट इज़ मोर लाइक अ सरेंडर। सो डू यू थिंक दे आर गोइंग टू नील डाउन, मैं बोलूँगी, या मतलब बेंड द नी जिसको हम बोलते हैं, नहीं, मतलब घुटने किसका टेक देंगे? सरेंडर? नॉट यूएसए सरेंडर। आई मीन इट इज दैट इट साउंड्स एज इफ ईरान इज सरेंडरिंग। इट इज सरेंडर प्लान फॉर ईरान। जैसे आपको लगता है आपको मैं ईरान बोलूं, सरेंडर करेगा? नो, हुँ। नहीं करेगा। मैं वही तो बोला कि यू नो जो ये बोल रहे हैं ईरान नहीं करेगा बिल्कुल, जो ईरान बोल रहा है वो नहीं करेंगे बिल्कुल। अब ईरान क्या बोल रहा है कि मेरे को हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल चाहिए। और आप दो दो चीजें जो उनकी अगर मेन देखें तो ये है कि हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल चाहिए और आप अपने सारे बेसिस नेबरिंग कंट्री से हटा लोगे। अब कैसे होगा? दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वो एक किस्म की जिद है। एक ऐसी कंडीशंस हैं जो कि विजिबली मानी नहीं जा सकती। और जो यूएसए का प्लान है वो ऐसे है, आई मीन जो जैसे पढ़ा मैंने, यू नो, वेरियस रिपोर्ट्स में, कि दैट if Iran accepts, let's say, it will more appear like as if Iran has surrendered, not really that two equal negotiations किसमें होती हैं? Negotiations happen in two equal people, right? Apparently, you know, who are not able to move forward either way। अगर तो एक साइड लड़ाई चल रही है तो फिर तो negotiations की बात नहीं ना। Nobody will, I mean, the result will be out. You enter negotiations when you see that you are reaching point of diminishing returns, means जितना effort आप लगा रहे हो उतना फायदा नहीं हो रहा। तो जी, अब देखिए और दूसरी बात, आप दैट नो किंग्स प्रोटेस्ट, यू नो, यू कांट इग्नोर दैट। जी। नो, मैं यूएसए उसी पे आ में रही थी। मिलियंस ऑफ पीपल, या यूएसए में जो अपराइजिंग हुई है, यू नो, दैट मिलियंस ऑफ पीपल। एंड ये बड़े क्रिएटिव, जैसे ना आइस डिपार्टमेंट एक दिखाया उन्होंने बंदा ना इंसेक्ट के वेशभूषा में वो है और अपने लाइस लिखा हुआ है ना। इट्स ए काइंड ऑफ जोक ऑन आइस। उनका इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जो आइस बोलते हैं जिसको, उसको लाइस बना दिया उन्होंने। और दोनों पॉलिसीज के खिलाफ ही प्रोटेस्ट है, नॉट ओनली अगेंस्ट ईरान वॉर। आई मीन दे आर टॉकिंग वॉर्स इन जनरल, कि why are you getting into, you know, different wars in general? And also the immigration policies, because they know that the way we are going, ultimately the US economy, you know, which is based on so much of diaspora from across the globe, if you put a stop to it, how is it going to sustain? So it is against both these things that that uprising is there. Now how much it pressurizes President Trump to seek negotiations or, you know, to end the war is again for us to see. Though he appears that he is not listening, right? I mean, उनके ऊपर नो किंग्स के ऊपर व्हाट इज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स जो उनकी टिप्पणी कुछ लगता है ऐसा कि
मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। I mean, there's no substantial statement over that. So, पर you ultimately will not be able to ignore it, right? बिल्कुल सही सा। बट अब जो जिस तरीके से इवन इज़राइल के अंदर चल रहा है, इवन द इज़राइलीज़ डोंट वांट दिस वॉर। वो लोग भी भाग रहे हैं वहाँ से निकल-निकल कर और उनके पास सोल्जर्स नहीं है बहुत ज़्यादा फाइट करने के लिए। नो सोल्जर्स नहीं है, उनके जो आईडीएफ चीफ हैं, he said that I have raised 10 red flags. He said the Israeli army will collapse into itself. I mean, statement to that effect. 12,000 soldiers, he says, we are short. And he's now seeking, in the times of war, he's seeking conscription laws. He said that, Israel, maybe incidentally, you see, there were two types of communities which were kind of exempt from conscription. कि भाई okay, आप कोई essential military service आप नहीं करो। अब वो बोल रहे हैं कि भी उनको भी बीच में लाओ, क्यों एग्जाम्पशन देनी है इतनी, और ये कंस्क्रिप्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग करो कि हर एक जो यंग मैन है वो मिलिट्री सर्विस में आना चाहिए, because he is saying it will collapse on its own. Nobody really wants war. That is why the difference comes. Iran ka whole thing started from protests in Iran only. There were few people who were protesting against the regime कि भाई ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ये है वो है। बट नाउ जब ईरान पे अटैक होते हैं, यू सी दे ऑल मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट मिसाइल्स आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन के ये प्रोटेस्टर्स कौन है और दूसरे कौन है और ये कौन है, तो होल कंट्री इज बीइंग डेवास्टेटेड। दे some of the we are reading it like a news or pictures हम वैसे देखते हैं, but imagine the people who are living there. You see their towns have become ghost towns. Dubai में some of the places, it looks like ghost things. Okay, so बहुत ज्यादा फर्क है। तो इजराइल में भी लोग बोलेंगे कि भाई क्यों, सी इजराइल का फोकस थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को इससे, यूएसए से। इजराइल की एग्जिस्टेंस का इशू है वो शुरू से, और सबसे ज्यादा आई थिंक इट कंसिडर्ड ईरान एज द greatest danger, or most dangerous country which could threaten Israel's existence probably was Iran. और देखिए how the whole circle turns around. At one time, if anybody could contain Iran was Iraq. I'm talking of pre-Iraq invasion. और उसको क्या किया आपने, बिल्कुल 8 साल की लड़ाई लड़ी इंसिडेंटली ईरान इराक ने, राइट, द लॉन्गेस्ट वॉर, आई मीन दे से। सो इराक कुड कंटेन ईरान, विच जो आपने डेवस्टेट कर दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया उसको। एंड अल्टीमेटली Iraqis, Iranis have kind of become together. Irani soldiers are being trained in Iraq, for fighting somewhere else. So it is your own created problem. So when you do your policies are like that, then somewhere they will come to bite you, sort of. So what do you think about Pakistan? पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होने वाला है? Like how is it कैसे इवॉल्व करेगा In ये what सिचुएशन? sense? You see, Pakistan probably the way it plays its cards is very different. जो ना कुछ भी हो सकता है, because what happens is now its current diplomatic situation. You see, I mean, it's just a point to be made that if you say America and China are stark enemies, both. In fact, एक analysis था कि ये जो total ईरान पे एक्शन हुआ है, इट इज टू कंटेन चाइना, बिकॉज चाइना डिपेंडेंट अबाउट 40% ऑफ हिज एनर्जी फ्रॉम ईरान कमिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर ईरान पे अटैक कर देंगे तो चाइना विल सफर इन इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड इट विल कंटेन चाइना मोर। तो अगर यूएसए का इट्स वन स्कूल ऑफ थॉट, राइट? There are two predominant schools of thought why Iran invasion took place. One is the nuclear capability, of course, that it did not want it to become nuclear, but वो शायद ईरान तैयार ही था न्यूक्लियर का डिस्कस करने के लिए कि कितना करना है, क्या करना है, जो बीच में हाफ वे रोक दी टॉक्स इन्होंने। बट अब दूसरा था कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर यूएसए और चाइना में इतनी राइवलरी है तो पाकिस्तान दोनों का ही एजेंडा कैरी करता है। देखिए ना, पाकिस्तान हैज बिकम द मीडिएटर टू कैरी यूएसए का 15 पॉइंट एजेंडा टू ईरान। Okay, China practically fought in Afghanistan. Op Sindoor में मेरी थ्योरी है कि we were not really fighting Pakistan, we were fighting China in Pakistan. तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, कि आप दो कंट्री जो एक दूसरे के आर्क राइवल्स हैं, आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। तो ये जो ज्योग्राफी है आपकी, शायद आपके लिए एडवांटेज है। एंड नेपोलियन ने बोला था बहुत पहले कि ज्योग्राफी इज लाइक ए वेपन। आई मीन सम स्टेटमेंट ही मेड, आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली, बट ही सेड दैट योर ज्योग्राफी इज योर वेपन, और एनी
place, geography is, will decide that what its policies are, or something like that. Okay, so I think it will continue to play that card. It has been doing that since long. Uska kya hoga, in what sense, again, kind of difficult to pinpoint or predict, but बहुत solid ground पे नहीं है. जैसे इन्होंने छेड़ रखा है, कहीं ना कहीं I think it will also get buried under its own weight. It's just question of time that, when things come back to bite you. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर लास्ट में पूछूँगी। सर, इस पूरे ईरान-इज़राइल वॉर में सबसे फ़ैसिनेटिंग क्या हुआ व्हेन इट कम्स टू द एयर फोर्सेस, द एयर फाइट्स? जो सबसे ज़्यादा, देखिए 2 चीज़ें, जो 2 इवेंट्स हैं, एक तो जो F-3, F-15 शॉट डाउन हो गए, बाय फ्रेंडली फायर, ओके, यूएई आई थिंक, और देखिए उसका क्या है कि जितने भी एडवांस्ड हो आप, जितने भी एआई टूल्स हैं आपके पास, मोर देन 1000 मिशंस वर लॉन्च्ड इन द फर्स्ट 12 आवर्स, और लिटिल मोर देन 12 आवर्स, ओके, विच इज माइंड बॉगलिंग कि इतनी एनालिसिस, इतनी प्लानिंग, इतनी कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है। तो जो क्लाउड सिस्टम या एआई सिस्टम है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। हालांकि आई थिंक 27 फरवरी को और 28 फरवरी के आसपास प्रेसिडेंट ट्रंप ने बैन कर दिया था क्लाउड एआई को, ओवर देयर डिफरेंसेस विद एंथ्रोपिक, पर उसके बाद भी ये इतनी डीप जा चुके थे ये कि उसको यूज करते रहे। एनीवे, दैट इज वन पॉइंट, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एयर स्ट्राइक्स। सेकेंडली, इट्स गेटिंग फ्रेट्रीसाइड इज पॉसिबल एनीवेयर, जितने मर्जी एडवांस हो जाओ आप, एंड देयर इज ए सेइंग के द only fire more accurate than the enemy fire is friendly fire, and it is so true. enemy fire आपको ले ना ले, और फ्रेंडली फायर जरूर हो जाएगा। और एक और जो फैसिनेटिंग चीज है, जो F-35 was kind of hit, बट वो उसकी एक डिफरेंट स्टोरी है। आई हैव अ डिफरेंट, लॉट ऑफ पीपल यार डिस्काउंटिंग स्टेल्थ के, देखो क्या फायदा स्टेल्थ का, स्टेल्थ प्लेन शॉट डाउन, स्टेल्थ प्लेन शॉट डाउन, ऐसा नहीं है। आई हैव अ लिटिल डिफरेंट engineering take on that, okay, and its importance in warfare, शायद फिर कभी, बिकॉज थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत होगी। तो इस पूरी तरीके में फ्रॉम एयर पावर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वन इज control and coordination of such a massive effort in a small place. अगर आपकी एरिया बहुत बड़ा है तो डिफरेंट है, बट लॉन्चिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फ्रेटरीसाइड होना अभी भी पॉसिबिलिटी है। और ईरान की तरफ से देखें तो कमांड एंड कंट्रोल, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, आई थिंक वी नीड टू थिंक। हमारे भी इंडिया में बहुत बात होती है अभी, जैसे थिएटर कमांड की, ये वो, मोर सेंट्रलाइजेशन। आई थिंक वी नीड टू रिविजिट दोज आइडियाज कि भाई जैसे मोजाइक वॉरफेयर काम कर रहा है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हैज वर्कड इन ईरान, ओके, इट्स फैसिनेटिंग कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कहां से हो रहा है। उनका हेड तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बट व्हाट इज IRGC इज ओनली डूइंग इट। तो कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी इन प्लान होगा ना, तो वो कैसे है। और कमांड एंड कंट्रोल जरूरी नहीं, आपने सारे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए उनके, पर फिर भी कमांड एंड कंट्रोल हो रहा है। अब वो कहाँ से हो रहा है, मेरे घर से बैठ के कर रहे हैं आप, कहने का मतलब कि किसी के घर से बैठ के कर रहे हैं, नेबरिंग कंट्री से कर रहे हैं, किसी साइबर कैफे से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं कि कल का वॉरफेयर जो है कैसा होने वाला है, और उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट, डोनेट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।